ब्रह्मचर्य राष्ट्रपति आचार्य ने 6 भाव के बारे में यहाँ पर बता रहे थे। ठीक है, फिर से ये कर लेते हैं। 6 विश्व क्या है इसको बता रहे हैं। ठीक है, 6 भाव के 18 भेद होते हैं। ज्ञान अज्ञान दर्शन लंबे चतुर स्त्री पंचवेद ब्रह्मचारी संयम सीमांश। 6 भाव के 18 भेद। 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन 5 लब्धिया सम्यक दर्शन 6 और 4 संयम से। अब किसके 6 से और किसके उपशम से 6 भाव होते हैं? क्या जो भाव होते हैं 6 ज्ञान 6 दर्शन, तो प्रश्न हुआ कि किसके 6 से होते हैं और किसके उदय से होते हैं? 6 और उपशम का है, 6 और उपशम से 6 भाव होते हैं। तो किसका 6 होता है और किसका उपशम होता है? तो 6 भाव होते हैं। ऐसा प्रश्न तो बता रहे हैं। उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का 6 होने पर और अनुदय सत्ता में अवस्थित प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वस्तर और उपशम होने पर तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर 6 भाव होता है। 6 और उपशम पूछा है, किसका होता है? सर्वघाती स्पर्धक का ही 6 और सर्वघाती स्पर्धक का ही उदय, इससे होते 6 भाव। ठीक है, सर्वघाती स्पर्धक लेकिन घातक तो दोनों एक का होता है, एक का 6 ऐसा। अब देखो क्या मतलब घातक तो दोनों है, सर्वघाती और देशघाती। हाँ, तो एक का उदय और एक का 6, हाँ। ऐसी स्थिति। सर्वघाती का मतलब होता है जो सर्व आत्मा के सर्वगुण का घात करे, ज्ञान आदि सर्व संपूर्ण रूप से घात करे। सर्व का मतलब ये हो गया फिर एक भी प्रकट नहीं होगा। उस कर्म परमाणु की शक्ति इतनी है कि वो एक भी ज्ञान को प्रकट करने नहीं देगा। ऐसा सर्वघाती स्पर्धक होता है। तो ऐसी अवस्था में जीव क्या होगा? ज्ञान से शून्य कभी होता नहीं, तो उसके 6 भाव बनेगा ही। कुछ तो उदय में होंगे। देशघाती स्पर्धक कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा एक देश से घात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 भाव बनाते हैं तो सर्वघाती स्पर्धकों का ही उपशम और सर्वघाती स्पर्धकों का ही 6। लेकिन जो भविष्य में आने वाले हैं, सत्ता में रखे हैं, उनका तो उपशम है सर्वघाती स्पर्धक। अभी वो सर्वघाती स्पर्धक जो हैं वो कन्वर्शन होके आ रहे हैं, वो देशघाती रूप में उदय में आ रहे हैं, इसलिए उनको 6 कहते हैं। 6 का मतलब तो होता है आत्मा से कर्म का अलग हो जाना, उसको 6 कहते हैं। पर यहाँ पर 6 का मतलब वो नहीं है। सर्वघाती क्योंकि देशघाती में तो उनकी उसकी डेंसिटी कम हुई है, डेंसिटी कम हो गई होगी, तो उसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि हमने डेंसिटी के हिसाब से सर्वघाती और देशघाती नाम दिया है। लता दारू अस्थि क्षय है ना, तो लता पूरा और दारू का कुछ भाग, ये जो होते हैं सर्वघाती स्पर्धक कहलाते, देशघाती स्पर्धक कहलाते। और फिर अस्थि और शैल वाले हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं? वो सर्वघाती स्पर्धक। और दारू के बहुत सारे भाग वो सर्वघाती स्पर्धक है। दारू मतलब देवदारू जो। हाँ, दारू यानी लकड़ी। इनकी डेंसिटी पावर बताने के लिए शास्त्र में दृष्टांत दे दिया है। लता होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लकड़ी उससे कम, अस्थि यानी हड्डी उससे और कम, और शैल एकदम कठोर पत्थर वो ज़्यादा कठोर। तो कठोरता किसमें अधिक है, किसमें कम है, इस हिसाब से उनकी पावर को समझना। तो लता वाले जो हैं वो तो पूरे के पूरे देशघाती हैं, और दारू वाले बहुत सारे परमाणु पार्टिकल्स अलग अलग पावर्स के हैं, तो उसमें से शुरू के जो पार्टिकल्स हैं वो देशघाती है, और फिर बहुत सारे जो हैं वो सर्वघाती, और फिर आगे के तो सर्वघाती, आगे के सभी सर्वघाती है। हाँ, तो इनका जो उदय आ रहा है, क्योंकि समय बाकी कर्म तो उदय में आएंगे, तो
सर्वघाती का टाइम आया और उदय में आया, तो उदय में आके वो क्या हो रहा है, वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं उसका उदय भावी क्षय। ठीक है। जितनी पावर थी उनके पास में उस पावर में नहीं आ रहे उदय में। उदयघाती क्षय हो गया। हाँ, उदय भावी उदय भावी क्षय, अभाव, उदय का एक प्रकार से अभाव है उनका, स्वयं अपने रूप में उदय नहीं आ रहे, इसलिए उदय का अभाव समझ लो उसको, ठीक है। तो उदय भावी क्षय, इसलिए उसको क्षय, ऐसा क्षय बोल रहे हैं। लेकिन क्षय का मतलब होता है आत्मा से अत्यंत अभाव, उसको क्षय कहा जाता है। नहीं वो क्षय नष्ट। उसका पावर रिड्यूस हो गया है, उदय भाव में उसका पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है, थोड़ी कम हो गई। तो सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होने पर और अनुदय प्राप्त, और जिनका उदय नहीं हुआ है, जिनका उदय है मतलब क्षय बता रहे हैं, और जो अनुदय में नहीं है, सत्ता में अवस्थित है, अभी देशघात, ऐसा नहीं कि सर्वघाती पूरे कन्वर्शन हो गए, अभी रखे हुए हैं, टाइम टाइम पे आएंगे वो, तो उदय अपना अपना टाइम आएगा तब उदय में आएंगे वो, तो वो रखे हुए हैं, उनके लिए बता रहे हैं सदवस्था रूप उपशम। तो क्षय तो फिर केवल सर्वघाती का ही हो सकता है, देशघाती का क्षय हो सकता है, उसकी ऑलरेडी इंटेंसिटी इतनी कम है। नहीं, तो क्षय का मतलब होता है आत्मा से अलग हो जाना, पृथक हो जाना। क्षय तो सबका ही होता है, हो सकता है ना। क्षय का वास्तविक अर्थ वो है, यहाँ पर क्षय का अर्थ दूसरा है। यहाँ पर इसको उस रूप से क्षय, अपने रूप से नहीं आ रहे, इसलिए इसको क्षय कह रहे हैं। उदय भावी क्षय इसलिए कह रहे हैं, इसका नाम दिया स्पेशल। और सर्वघाती स्पर्धकों को सदावस्था, और जो आने वाले भविष्य में, वो भी अभी ऐसा नहीं हो कि पहले आ जाए। जिनको 9 बजे आना है तो वो 9 बजे के बाद में ही आएंगे, अब उनका दबा के रखा हुआ उनको। ऐसा नहीं है कि अभी देशगति अभी चल रहा है तो अभी आ जाए उदय में। तो ये सदावस्था रूप उपशम हैं, सत्ता में रखे हुए हैं लेकिन दबे हुए हैं, उदय में नहीं आएंगे। ये सर्वघाती स्पर्धा। नहीं तो आप कहो कि कोई बीच में आ जाए उदय में, तो ऐसा नहीं, सिस्टम में पूरा व्यवस्थित काम है। तो ये बता रहे सदावस्था रूप उपशम, उसको कह रहे उपशम। ये भी बता रहे कि वो लोग जो हैं वो भी नहीं आएंगे उदय में, ठीक। और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर क्षय उपशम भाव होते हैं, यानी जीव के जो भाव बन रहे हैं उसमें कर्म का निमित्त है। तो कर्म कौन कौन से निमित्त हैं? तो देशघाती का निमित्त है वहाँ पर। देशघाती का उदय होने के कारण से क्षय उपशम भाव है, लेकिन देशघाती अकेले का नहीं है, उसमें सर्वघाती का पावर क्या है कि सर्वघाती जो है देशघाती रूप में आ रहा है, और बाकी के सर्वघाती जो रखे हुए हैं, इसको कहते हैं क्षय उपशम। स्पर्धक 2 प्रकार के हैं, सर्वघाती और देशघाती, ठीक है। उनमें जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तब आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। आत्मा के गुण अभिव्यक्त नहीं होते, इसलिए उनके उदय के अभाव को क्षय कहते हैं। उदय हुआ तो गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हुई, तो क्षय का अर्थ हो गया कि उदय का अभाव, उदय नहीं है। यहाँ गुण का मतलब मेरे को लग रहा है कि जो क्षय उपशम भाव के जो गुण थे उनकी अभिव्यक्ति नहीं। हाँ, यानी आत्मा का गुण ज्ञान है, तो ज्ञान आपका पूर्ण रूप से प्रकट हो गया क्या? नहीं। आत्मा का गुण ज्ञान है, ज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है क्या? है ना। तो ज्ञान को अभिव्यक्त पूर्ण रूप से होने से कौन रोक रहा है? कर्म रोक रहा है। तो कर्म में सर्वघाती और देशघाती है, तो जो सर्वघाती स्पर्धक है वो पूर्ण रूप से रोकते हैं। उदय का अभाव को अनुदय, अनुदय अनुदय ना, गुणों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसलिए उनके उदय के अभाव को क्षय कहते हैं। अनुदय, अनुदेश, उदय का अभाव थोड़ा, उन्हीं अनुदय प्राप्त। अनुदय में तो बहुत सारे आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे इस कंडीशन में अनुदय, उन्हीं अनुदय प्राप्त, उन्हीं जिनका
जो ये लिखा ना, सर्वघाती स्पर्धक जो सत्ता में है, हाँ उसको सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है, उनका हाँ उनका पहले तो क्षय, फिर उन्हीं का सदस्य उदय और क्षय दोनों हो रहा है। हाँ तो अगर अनुदय हो जाएगा तो क्षय कैसे होगा? नहीं, एक का नहीं है, एक का नहीं है, अगर अनुदय हो बहुत जाएगा सारे तो क्षय कैसे होगा? हाँ बहुत सारे, अगर अनुदय हो गया तो क्षय कैसे होगा? बस हाँ तो जो सत्ता में रखे हैं वो अनुदय प्राप्त है। जो सत्ता में अनुदय है, हाँ जो होने वाले हैं। उदय है वो देशघाती युद्ध में हो जाएगा, क्योंकि उनका क्षय होना चालू हो गया। उनके उदय के अभाव को क्षय कहते हैं। उन्हीं अनुदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों की सर्वावस्था उपशम कहलाती है। अनुदय प्राप्त है वही स्पर्धक आत्मा में अवस्थित हैं, उसी को कह रहे हैं उपशम, जिनको रोक रखा है हमने, क्योंकि उनकी शक्ति अभी प्रकट नहीं है। इसलिए आत्मसात भावित यानी उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, बिना फल दिए नष्ट होना, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर सर्वघाती के अभाव में उपलब्धमान भाव क्षयोक्षमिक कहलाता है। यानी सर्वघाती स्पर्धक उपलब्ध नहीं है अभी, और तब आत्मा का कुछ भाव प्रकट हुआ है। जो भाव प्रकट हुआ है वही भाव क्या है? क्षयोक्षमिक भाव। इतनी सी बात, सर्वघाती के अभाव में उपलब्ध है जो आत्मा का भाव है। अभी आपको केवल ज्ञान है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? सर्वघाती स्पर्धक जो है वो उनका उदय चल रहा है, इसलिए केवल ज्ञान को आवृत करने वाले स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक एक अंश में प्रकट हो ऐसा नहीं है, तो वो केवल ज्ञान को पूरे ढके हुए हैं, इसलिए एक भी अंश प्रकट नहीं है। ऐसा ठीक है, इसको कहते हैं क्षय उपशम। यहाँ पूर्ण क्षय नहीं लेना है। यहाँ पर प्रश्न था क्षय और उपशम किसका होता है, ये प्रश्न था, तो ये उत्तर में बता दिया। क्षय होता है किसका? सर्वघाती स्पर्धक का। उपशम होता है किसका? सर्वघाती स्पर्धक का। और उदय में अपने देशघाती रहते। उदय की प्रश्न नहीं था, प्रश्न तो था क्षय और उपशम किसका होता है। आपने बोला है क्षय उपशम भाव में क्षय और उपशम बोला है, क्षय और उपशम किसका होता है, तो इसलिए बता दिया क्षय और किसके क्षय होता है और किसके उपशम होता है। उपशम से क्षय उपशम भाव होते हैं ऐसा। तो स्पर्धक किसे कहते हैं? प्रश्न हुआ, आपने बोल दिया, इतनी सारी रामायण बता दी, स्पर्धक अभी बोल दिया, लेकिन स्पर्धक किसको कहते हैं? तो अब उत्तर दे रहे हैं। अविभाग से परिचिन्न कर्म प्रदेशों के रस भाव के प्रचय की शक्ति, क्रम वृद्धि और क्रम हानि को स्पर्धक कहते हैं। क्रम वृद्धि और कर्म हानि को, किसको? कर्म प्रदेशों के रस भाग के, कर्म प्रदेशों के रस भाग है, रस भाग उसमें डेंसिटी, अनुभाग शक्ति, वोल्टेज, ठीक। तो उनके अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यानी वोल्टेज के शक्ति के अंश, शक्ति का वो अंश जो सबसे लास्ट हो, जिसका और भाग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है। अविभाग
प्रतिच्छेद। जिसका और आगे भाग नहीं किया जा सकता। हाँ, यानी शक्ति का अंश बता रहे हैं। शक्ति भी अलग अलग है ना, तो शक्ति का वो अंश जिस अंश का पुनः विभाग नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। अब ऐसे शक्ति के अंशों का समूह प्रचय, अलग अलग शक्ति है और उसका प्रचय ग्रुप समूह वंश, ठीक, वो क्रम से बढ़ते जाते हैं। 10 शक्ति वाले का एक ग्रुप, 12 शक्ति वालों का एक ग्रुप। हम शक्ति को नंबरिंग कर दिए, 1 से शक्ति 10, सबसे लास्ट में 10 ले लिए मान लो, इसके बाद विभाग नहीं हो सकता। सबसे कम पावर कितनी है तो 10 रहेगी मिनिमम। तो उनका समूह क्रम से बढ़ता है, 10 फिर 12 है, फिर 14 है, फिर ज़्यादा है 15 भी हो, बीच में भी हो सकते हैं, ऐसे जैसे भी हो। तो वो क्रम से वृद्धि और क्रम से हानि वाले हैं, इसको स्पर्धक कहते हैं। अभी और बता रहे हैं। स्पर्धक उदय प्राप्त कर्मों के प्रदेश अभव्यों से अनंत गुणे तथा सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होते हैं। हमको हर समय कर्म का उदय आ रहा है और हर समय हम कर्म का बंद कर रहे हैं। अभी आपको कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपकी मनुष्य आयु घट रही है ना, कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है। तो ये कितने हैं नंबर्स में देखें तो कितने हैं, तो बता दिया सिद्धों के अनंतवें भाग। या फिर आप नहीं समझ पाए तो बोल दिया जितने हैं संसार में उनसे अनंत गुणे। एक पर्टिकुलर नंबर है, उस पर्टिकुलर यानी एक ही नहीं है, रेंज है पूरी समझ में, वो बता रहे कितनी है। तो सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों के अनंत गुणे कर्म प्रति समय उदय में आ रहे हैं। हमारी आत्मा से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। उनमें से सर्व जघन्य गुण वाले ग्रहण किए गए हैं। अब जो उदय में आ रहे हैं तो प्रति समय अनंत उद्गल परमाणु कर्म के उदय में आ रहे हैं। उसमें से जो सबसे कम शक्ति वाले जघन्य गुण वाले उनको यहाँ पे ग्रहण किया है। उनका अनुभाग यानी अविभाग प्रतिच्छेद जिसको कहा हमने, सबसे कम वाले उनको लिया। उनका अनुभाग बुद्धि के द्वारा तब तक विभाजन करना चाहिए जिससे आगे विभाजन ना हो सके। कोई अलग अलग ऐसे अपन नहीं कर सकते। और शक्ति के अंश है, वो शक्ति हर में अलग अलग है, शक्ति अलग नहीं की जा सकती। उसको शक्ति को अग्नि में से उष्णता अलग कर सकते हो क्या? पानी में से ठंडक पना है उसको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही शक्ति का अंश है वो, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें क्या कर दिया, अलग अलग बता दिया। ये ठंडा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा और ज़्यादा है, ऐसा इस तरह से। तो बुद्धि के द्वारा हमने उस कर्म परमाणु के रस भाग को सबसे अलग अलग भाग कर दिया है। तो जो सबसे कम वाला भाग है जिसमें शक्ति सबसे कम है, सर्व जीव राशि के अनंत गुणे प्रमाण ऐसे सर्व जघन्य अविभाग प्रतिच्छेदों की राशि को एक वर्ग कहते हैं। अब जितने सर्व जघन्य अविभाग प्रतिच्छेदों की राशि जो है यानी 10 10 10 वाले जितने भी हैं, इनको सबको कलेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं एक वर्ग। उनका ग्रुप बना दिया, सबसे कम पावर वालों का एक ग्रुप, उसको कहते हैं वर्ग। स्पर्धकों का एक वर्ग हो गया। स्पर्धक नहीं हुए अच्छा, अभी स्पर्धक तक ले जाना है अपने। तो पहले एक ग्रुप बनाया सबसे कम शक्ति वालों का, उसको कह रहे हैं वर्ग। इससे बनाएंगे वर्गणा और वर्गणाओं के समूह से बनेंगे स्पर्धक। ये इसको वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार सर्व जघन्य अविभाग प्रतिच्छेदों के सर्व जीव राशि से अनंत गुण प्रमाण राशि रूप वर्ग बनाने चाहिए। अब ऐसे वर्ग बनाते जाएंगे, ठीक है, ग्रुप बनाते जा रहे हैं। कब तक बनाएंगे?
सर्व जगत अविभाग प्रतिक्षेत्र के सर्व जीव राशि के जितने भी बनेंगे सब बना देंगे हम, जितना बन सकेगा उनको, है ना। तो वर्ग बनाने चाहिए। इन समगुण वाले समसंख्यक वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब अलग अलग वर्ग बना दिए अपन ने। जो समगुण वाले थे, जिनके गुण समान थे, सबसे कम वाले, फिर और ऐसे करके हमने ग्रुप बना दिए। इन वर्ग को बनाए, अब इन वर्गों के ग्रुप को वर्गणा कहते हैं। सही। एक छोटा ग्रुप, अब उसके ऊपर में एक बड़ा, उसको वर्गणा कहते हैं। पुनः एक अविभागी प्रतिच्छेद अधिक गुण वालों के सर्व जीव राशि के अनंत गुणा प्रमाण राशि रूप वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समूह को ही वर्गणा बनानी चाहिए। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाकर वर्ग और वर्ग समूह रूप वर्गणाएं तब तक बनानी चाहिए जब तक एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद मिलता जाए। यानी 10 का, 11 का, 12 का ऐसा ग्रुप बना के जो वर्ग और वर्गणा बना रहे हैं, तो कब तक बनाओ, जब तक ये अपने को कलेक्ट होती जाए ऐसे एक सीरियल से। ठीक है, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 ऐसे होते जाएं, है ना। इस क्रम से वृद्धि और हानि वाली वर्गणाओं के समुदाय को एक स्पर्धक कहते हैं। अब स्पर्धक इन द सेंस क्या है, जिसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब कंटिन्यू सीरियल से आएंगे ना। 15 तक आए अपने पास में, फिर 15 के बाद क्या हुआ, फिर 16 वाले नहीं आए, 17 वाले नहीं मिले, 18 वाले नहीं मिले, फिर मिले कहाँ से, 20 वाले मिले। तो 11 से 15 तक वालों का जो अपन ने ग्रुप बनाया है, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो स्पर्धक है। ये एक स्पर्धक है, नहीं आया समझ। अपन ने ग्रुपिंग किए, पहले क्या किए, 10 10 10 10 पावर वाले जिनके पास थी, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये इनके पास में है, तो फिर 10 रुपये जिसके पास में है उनका एक ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब पूछा क्या, अब 11 रुपये किसके पास है, तो 11 रुपये वालों का एक ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब 11 ये 10 रुपये वालों का जो एक ग्रुप किया हमने, एक तो नहीं थे, बहुत सारे थे, तो ये हो गए वर्ग। 11 रुपये वालों का ग्रुप किया, ये हो गए एक दूसरा वर्ग। ऐसे 12 रुपये वालों का एक ग्रुप किया, तीसरा वर्ग। ये वर्गों का समूह के वर्गणा। और जहाँ तक रेंज अपने को मिल रही है 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक की, तो यहाँ तक की एक रेंज हो गई। तो ये पूरे के पूरे ये इनका एक ग्रुप कर दिया, ये सीरियल से हमारे को मिल रहे हैं, ये हो गया स्पर्धक। अब बीच में गैप आएगा, उसके बाद फिर मिलेंगे, तो फिर वो दूसरा स्पर्धक हो जाएगा। ठीक, ये कर्म की सब सिस्टमेटिक काम है पूरा का पूरा। जो वहाँ पर कर्म उदय में आते हैं, झड़ते हैं, बंधते हैं, खिलते हैं, जो चलता है, ये पूरा सिस्टमेटिक एक गणित बता रहे हैं इसका। ये तो हम अभी बहुत इससे भी और सूक्ष्म गणित बताए हुए हैं। मतलब वर्ग से वर्गणा, वर्गणा से स्पर्धक, हाँ, उनके गुणों के कारण वो साथ में आते हैं। हाँ, बस उनका ग्रुप है और ग्रुप से काम करते हैं। पावर्स को ही हम कह रहे हैं, पावर्स का एक ग्रुप बनाया हमने, है ना। तो वो पावर्स के कारण से ही तो, इसलिए तो सर्वघाती और देशघाती का स्पर्धक। ठीक है, तो जो सीरियल से हैं वो उनका ग्रुप है पूरा, वो वहाँ स्पर्धक आया, वो स्पर्धक हुआ। तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाकर वर्ग और वर्गणा समूह वर्गणाएं तब तक बनानी चाहिए जब तक एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद मिलता जाए। इस क्रम से वृद्धि और हानि वाली वर्गणाओं के समुदाय को एक स्पर्धक कहते हैं। जो क्रम से वृद्धि और हानि मिल रही है ना, उनका ग्रुप वो है स्पर्धक। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर 2, 3, 4 संख्यात और असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते। अब 15 के बाद अपने को 16 नहीं मिल रहा, 17 नहीं मिल रहा, 18 नहीं मिल रहा, 19 नहीं मिल रहा, सीधा कहाँ मिल रहे हैं, 20 वाले मिल रहे हैं। तो बीच के नहीं मिलते बता रहे, किंतु अनंत गुणा अधिक वाले मिलते हैं। हमने तो नंबर से बताया, लेकिन कितना गैप आएगा शक्ति में, अनंत गुणा अधिक वाले मिलेंगे सीधा।
बीच में थोड़े मिले, हाँ, उसके बाद अनंत गुण अधिक वाले मिले, उनमें एक प्रदेश जघन्य गुण ग्रहण करना तथा उसका भी पूर्व के समान अविभाग प्रतिषेध करना चाहिए। अब अपन को अब सबसे पहले 10 लिया था पावर्स, अब दूसरा जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें सबसे कम 20 आएगा पावर, फिर वहां से वैसे ही वर्ग बनेगा, वहां से वर्गणा बनेगी, फिर स्पर्धक बनेगी। तो ये एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, ऐसा बनेगा। ठीक, उनमें एक प्रदेश जघन्य गुण ग्रहण करना तथा उसका भी पूर्व के समान अविभाग प्रतिषेध करना चाहिए। इस प्रकार समगुण वर्गों का समुदाय वर्गणा होती है, जिनका समान गुण है उनका वर्गों का समुदाय वर्गणा होती है। इस प्रकार एक अधिक अविभाग प्रतिषेधों के पूर्व के समान विरलन करके वर्ग वर्गणा करनी चाहिए। अब एक अधिक अविभाग प्रतिषेध के ऐसे विरलन करके वर्ग और वर्गणा बनानी चाहिए। जब तक दूसरा स्पर्धक होता है, इसके आगे 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात गुण परिच्छेद नहीं मिलते, किंतु अनंत गुण अधिक ही मिलते हैं। इस प्रकार समगुण वालों वर्गों की समुदाय रूप वर्गणाओं के समूह रूप स्पर्धक एक उदय स्थान में सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य राशि के अनंत गुणे होते हैं। यानी एक समय में जो उदय आ रहे हैं वहाँ कितने स्पर्धक हैं ऐसे? अनंत, सिद्धों के अनंत विभाग, सिद्धों के और अभव्यों के अनंत गुणे स्पर्धक उदय में आ रहे हैं। एक समय में स्पर्धक कह रहे हैं। कर्मों का अब आप वर्गणा समझ लो, वर्ग समझ लो और कर्म समझ लो अलग अलग। एट ए टाइम एक समय में इतने सारे कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं जीवन से। अभी तो उदय बता रहे हैं, ये उदय की चर्चा चल रही है, बंध भी ऐसे ही है, बंध का भी यही सिस्टम है। तो स्पर्धकों का ग्रुप, अब स्पर्धक, ठीक, 3 दिन लग गए। विषय बहुत कठिन है ना, अच्छा विषय है, इंटरेस्टिंग है। साइंस में ये और अच्छे से समझना हो तो केमिस्ट्री हम में आपको ये होते हैं जो क्रिस्टिकल पार्टिकल्स जो ये रहते हैं, ये इसके साथ ये reactions बोल जाते हैं किया, और अच्छे से तो ऐसा बता देते आगे प्रोसेस हो गया। तो उसमें भाषा ये है कि ऐसी धार्मिक भाषा है, लेकिन काम तो ऐसा साइंस वाले ही सबसे छोटा पार्टिकल जो गॉड पार्टिकल बोलते हैं वही बोलते हैं। परमाणु अणु जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम साइज में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी वैरायटी, यहाँ उनकी पावर्स देख रहे हैं। पावर्स के कारण से अपन ने ये भेद किए यहाँ पर, है ना? साइज के हिसाब से। साइज नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, और उनके नंबर्स नहीं चाहिए, नंबर से भी मतलब नहीं नहीं चाहिए, है, साइज भी नहीं चाहिए, हम बोल पावर से मतलब है यहाँ पर। वो पावर्स वाले कलेक्ट करते जाओगे, इनकी पावर समान है उनको कलेक्ट करो, ऐसा। तो ये हम कोई ऐसे ये बुद्धि में कर रहे हैं अपन सब, ये बता रहे हैं, ये बुद्धि में करके विभाग करके अपने ये ग्रुप बनाया है, इसको स्पर्धक कहते हैं, ऐसा। और ये ऐसे अनंत स्पर्धक एक समय में उदय में आते हैं। तो देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक कह रहे थे ना, तो ये बात बता रहे हैं। तो उनका देशघातीपना सर्वघातीपना कैसा है, तो उनकी पावर्स के कारण से। और वो जो पावर्स है वो एक ही नहीं है, उसमें कितने सारे मिलेंगे, वर्गणा है, वर्ग है और कर्म। ये चीज बताने के लिए बताया। ठीक है, समझ में आ गया। पहले तो उसने इसकी बात की, इसकी एक पॉइंट यानी एक पार्टिकल कि उसका क्या कितनी पावर्स है, वो पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि वो अनंत संख्या भी बताई पहले, हाँ, कि कितने बनते हैं, हाँ, तो संख्या बताई उनकी। ठीक, संख्या बताने के बाद उस संख्या में अब इतने सारे हैं, उस संख्या में जो सबसे कम पावर वाले हैं, एक साथ बंध रहे हैं, उसमें सब तरह के हैं। सही है, ये समझना है मेन बात। ठीक है। एक समय में जो कर्म बांधे हैं उसमें पावर्स एक ही पावर्स के नहीं है, वो सब तरह के पावर्स के हैं।
उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपने आप सिस्टमेटिक पूरा काम होगा। जैसे फ्लोर मिल देखा है कि गेहूँ डालते हैं एक जगह से पीस के, फिर क्या आटा मैदा सूजी सब कन्वर्शन सब अलग 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 सब विभाग से सब काम होता है, ऐसे ही कर्मों का काम हमारे साथ। ये एक का बता दिया, फिर उसका बंच बना दिया, एक को डिफाइन किया ये वर्ग है, फिर उसका बंच हो गया तो वो वर्गना हो गया। वर्गणा का समूह स्पर्धक बन गया, एक सीरियल में शुरू है। हाँ, सीरियल वाले होंगे वो स्पर्धक, वो एक ही स्पर्धक होंगे जहाँ तक सीरियल में मिल रहे हैं, फिर बीच में गैप मिलेगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, तो फिर वहाँ उसमें जहाँ तक सीरियल मिलेंगे उनका एक ग्रुप होगा, वो एक ही स्पर्धक हो जाएंगे। और ये हर समय होता है, अपने टाइम सुबह में आ रहे हैं उसके भी कैलकुलेशन। हाँ, ये हर टाइम में और कैसे भी और केमिकल प्रोसेस में ऐसे बता देना कि ये ऐसे बहुत और ये सारे उधर भाग में ऐसे कैसे flow हो आते रहा है, हैं? ऐसा फ्लो दिखाते ना। आपने अभी कर्म बांधा है, मान लो ये इतना बंच हो गया, ये एक पार्टिकल्स का इतना बंच हो गया, फिर गैप हो गया, फिर बंच हो गया, फिर गैप हो गया, फिर बंच हो गया, ये पूरा आपका स्पर्धक एक यानी स्पर्धक हो गया। नहीं, नहीं वो तो नंबर अलग अलग स्पर्धक है। अलग अलग, ये तुमने गलत कर दिया। कैसे? गैप के साथ जो स्पर्धक आ रहा है, इतनी देर मेहनत की ना हमने, हाँ, तुम उधर लगे थे, अच्छा। इसलिए मिस कर दिया नहीं तुमने, नहीं मैं सुन रहा था, क्योंकि पहले बताया था आपने वही चीज़ डबल हो तो गई। इसलिए मिस हो गया तुमसे। देखो बार समझिए फिर से गैप के साथ जो स्पर्धक आ रहा है, हाँ, जो सीरियल से है ना, जहाँ तक सीरियल्स के हैं ये पूरे एक स्पर्धक हो जाएंगे, फिर गैप आएगा ना, फिर वो गैप होने के बाद में दूसरे जहाँ सीरियल से स्टार्ट होगा वो दूसरे स्पर्धक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जब तक ओके मिलेंगे, ओके, वर्गना की जगह स्पर्धक बोलना है अपने को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा